हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट सिद्धांत लेने वाले हैं। कौन सा सिद्धांत? पुनर्बलन का सिद्धांत या फिर परबलन का सिद्धांत। ठीक है ना। ये सिद्धांत से हमारे पेपर में एक दो क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो ये सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक, तो आइए शुरुआत करते हैं सिद्धांत की। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, जो हमारा पुनर्बलन का सिद्धांत है, जो हमारा पुनर्बलन का सिद्धांत है, उनको किसने दिया? क्लार्क एल हल ने दिया। उनको किसने दिया? क्लार्क एल हल ने दिया, यानी कि क्लार्क लियोनार्ड हल ने इस सिद्धांत को दिया। ठीक है ना। और इस सिद्धांत को प्रबलन का सिद्धांत भी कहते हैं। इतनी बात समझ में आई? आइए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं और इसको और अच्छे से समझते हैं। तो जो हमारे सी एल हल थे, उन्होंने प्रबलन का सिद्धांत दिया। उन्होंने प्रबलन का सिद्धांत दिया, या फिर कह सकते हैं उन्होंने पुनर्बलन का सिद्धांत दिया। जो हमारे सी एल हल थे, उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? पुनर्बलन का सिद्धांत दिया था। और कह सकते हैं इन्होंने प्रबलन का सिद्धांत भी दिया था, मतलब पुनर्बलन को प्रबलन का सिद्धांत भी कह सकते हैं। ठीक है, इसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? रीइंफोर्समेंट थ्योरी ऑफ हल। इतनी बात में कोई दिक्कत? आइए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या लिखा है। प्रबलन के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो हम लोग का आंसर क्या होगा? क्लार्क एल हल। ठीक, अब जो ये क्लार्क एल हल थे, हल साहब थे, ये निवासी कहाँ के थे? अमेरिका के। ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक, और इन्होंने प्रयोग बिल्ली पे किया था और चूहों पे किया था। इनका जो प्रयोग होता है वो बिल्ली पे था और चूहे पे था। ठीक है ना। वैसे तो इन्होंने चूहे पर प्रयोग किया था, लेकिन इन्होंने थॉर्नडाइक की देखा देखी में इन्होंने बिल्ली पर भी प्रयोग किया था। इतनी बात समझ में आई? मतलब इन्होंने दो जानवरों पर प्रयोग किया था, एक बिल्ली पे किया था और एक चूहे पे किया था। वैसे इन्होंने चूहे पे प्रयोग किया था, लेकिन थॉर्नडाइक की देखा देखी में इन्होंने बिल्ली पर भी प्रयोग किया था। ठीक, फिर उसके बाद क्या लिखा है? सिद्धांत का प्रतिपादन, जो ये सिद्धांत था पुनर्बलन का सिद्धांत, इसका प्रतिपादन सन 1915 ईस्वी में किया। जो हमारा पुनर्बलन का सिद्धांत या फिर इसे कह सकते हैं प्रबलन का सिद्धांत, इसका प्रतिपादन सन 1915 ईस्वी में किया। सन 1930 और 1951 में संशोधन किया। जो ये हमारा पुनर्बलन का सिद्धांत था, इसका संशोधन कब किया? 1930 और 1951 ईस्वी में संशोधन किया। तो अभी तक हम लोगों ने क्या जाना? तो जो हम लोग का पुनर्बलन का सिद्धांत है, उसके प्रतिपादक कौन है? हमारे सी एल हल। वो एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक है ना। उन्होंने प्रयोग चूहे और बिल्ली पे किया था। ठीक है ना। और ये सिद्धांत कब प्रतिपादित हुआ? मतलब इस सिद्धांत का प्रतिपादन कब हुआ? सन 1915 ईस्वी में। और 1930 और 1951 ईस्वी में इसमें संशोधन किया गया। ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या कहते हैं? जो सी एल हल्क थे, हमारे हल्क साहब थे, उन्होंने एक किताब लिखी थी। उन्होंने किताब लिखी थी प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियरिज्म, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? व्यवहार का सिद्धांत नामक एक किताब लिखी थी, जिसमें क्या लिखा था अभी पीछे देखते हैं। लेकिन अभी उससे पहले क्या देख लेते हैं? सिद्धांत का आधार वाक्य क्या था? जो ये पुनर्बलन का सिद्धांत था, इसके लिए जो आधार वाक्य बनाया था हल ने, वो क्या था? सीखना आवश्यकता की पूर्ति के द्वारा होता है। जब आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है तभी सीखना होता है। ठीक है ना। सिंपली कह सकते हैं सीखना आवश्यकता की पूर्ति के द्वारा होता है। ये आधार वाक्य थे इस सिद्धांत के। किस सिद्धांत के? पुनर्बलन या फिर प्रबलन के सिद्धांत के। क्लियर है? आइए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। जो हम लोगों ने किताब का नाम पढ़ा था, ठीक है ना, उससे रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए। अब अमेरिकी मनोवैज्ञानिक सी एल हल ने थॉर्नडाइक के प्रयोग के सिद्धांत, जो हम लोग का थॉर्नडाइक का प्रयोग व त्रुटि का सिद्धांत था, को पढ़ा और उसमें कुछ कमियां महसूस करते हुए उन्होंने 1915 में अपना प्रयोग करते हुए अपनी प्रसिद्ध पुस्तक, ठीक है ना, जो हमारे थॉर्नडाइक का सिद्धांत था, उनमें कमियां महसूस की। ठीक, और 1915 में अपना प्रयोग करते हुए अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियरिज्म में अपना क्या कहा मैंने? अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियरिज्म में अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया। उन्होंने उसमें कमियां देख के, ठीक है ना, 1915 में कार्य करते करते, प्रयोग करते करते अपनी बुक में प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियरिज्म जो बुक थी, उसमें सिद्धांत प्रस्तुत किया। इन्होंने अपने सिद्धांत को 1930 और 1951 ईस्वी में फिर से संशोधित किया। ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई? अब इस सिद्धांत में इन्होंने क्या करा था, मतलब इन्होंने क्या किया था इसमें?
इन्होंने क्या करा था, बिल्ली को एक पजल बॉक्स में बंद कर दिया था। एक और बात ध्यान रखिएगा, अगर पजल बॉक्स की बात आ रही हो, किसकी, पजल बॉक्स की, तो हम लोग का आंसर क्या होगा, पुनर्बलन का सिद्धांत। ठीक, ये एक ट्रिक है, इसको ध्यान रखिएगा कि अगर कहीं पे पजल बॉक्स के द्वारा कुछ भी कार्य हो रहा हो तो वहां पे हमारा आंसर क्या होगा, पुनर्बलन का सिद्धांत। ये बात ध्यान रखिएगा। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बिल्ली को पजल बॉक्स में बंद किया था, ठीक है, और बाहर एक मछली का टुकड़ा रख दिया था, और जो बिल्ली थी वो थी भूखी। अब जो मछली रखी थी, जो उद्दीपक का कार्य कर रही थी, बिल्ली बाहर आई, खा के भूख शांत करी, मतलब जब वो भूखी थी तो उसने बाहर आने का प्रयत्न किया, ठीक है। अब दूसरी स्थिति में उन्होंने क्या करा, भूखी नहीं, भरपेट मतलब बिना भूखी बिल्ली को पजल बॉक्स में बंद किया। जो भूखी बिल्ली नहीं थी उसे पजल बॉक्स में बंद किया, ठीक, और बाहर क्या रख दिया, वही उद्दीपक यानी कि मछली का टुकड़ा रख दिया जो उद्दीपक का कार्य कर रहा है। अब जो हमारी बिल्ली थी जो कि भूखी नहीं थी, उसने कोई प्रयत्न नहीं किया, उसने कोई प्रयत्न नहीं किया, ठीक है। अब तीसरी स्थिति में क्या करा कि हम लोगों ने क्या करा, भूखी बिल्ली को पजल बॉक्स में बंद किया और बाहर आभासी उद्दीपक यानी कि आभासी भोजन रखा, ठीक। अब बिल्ली बाहर आएगी, बिल्ली प्रयत्न करके प्रयास करके बाहर आएगी, लेकिन उसको खाना नहीं मिलेगा, ठीक, खाना नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो वो जब ऐसा बार बार होगा, मतलब जब ऐसा बार बार होगा, ठीक है ना, तो उसका पुनर्बलन नहीं हो पाएगा, उसका पुनर्बलन नहीं हो पाएगा। यानी कि अब इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि जब किसी को आवश्यकता होती है तब वह पुनर्बलन करता है, जब किसी को आवश्यकता नहीं होती तो वह पुनर्बलन नहीं कर पाता, ठीक है ना। तो ये नॉर्मल सा कंक्लूजन था इनके सिद्धांत का कि मतलब कभी भी किसी कार्य की जब तक आवश्यकता नहीं होगी, आवश्यकता की पूर्ति नहीं होगी, तभी तक इंसान उसका क्या करेगा, पुनर्बलन करेगा, ठीक है। और जहां उस आवश्यकता की पूर्ति नहीं होगी वहां वो पुनर्बलन करना बंद कर देगा, ठीक है। बात समझ में आई कि सिद्धांत के अंतर्गत क्या था। आइए आगे देखते हैं, कुछ डेफिनेशंस भी हैं इस सिद्धांत के लिए। स्किनर के अनुसार अधिगम के साहचर्य से संबंधित सिद्धांतों में हल का सिद्धांत सर्वश्रेष्ठ है, ठीक है। जो अधिगम के साहचर्य से संबंधित सिद्धांत है उसके लिए हल का सिद्धांत सर्वश्रेष्ठ है, ठीक। स्टोन्स ने क्या लिखा, सीखने का आधार आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया है। यदि कोई कार्य पशु या मानव की किसी आवश्यकता को पूरा करता है तो वह सीख लेता है, ठीक। जब कार्य को पूरा कर लेता है तो इसका मतलब क्या है, वो सीख लेता है। ये बात किसका कहना था, ये स्टोन्स का कहना था, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो हमारे हल साहब हैं उन्होंने एक सूत्र प्रतिपादन किया था, एक सूत्र का प्रतिपादन किया था, ठीक है ना। वो सूत्र क्या था, B इज इक्वल टू डी इंटू एच, बी इज इक्वल टू डी गुणे एच। मतलब B क्या है, हमारा व्यवहार, D है हमारा चालक और H है हमारा आदत, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इन्होंने कहा जो व्यवहार है वो चालक और आदत का, वो चालक और आदत का गुणनफल है, ठीक है ना। ये बात किसने कही, हल ने कही, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखा है, इन्होंने SOR सूत्र को स्वीकार किया। जो हमारे हल थे इन्होंने SOR सूत्र को स्वीकार किया था, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखा है, उपनाम। जो हमारा ये जो सिद्धांत है इसके उपनाम क्या है, ठीक है ना, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। क्या है, पहला है गणितीय सिद्धांत यानी कि मैथमेटिकल थ्योरी। दूसरा है परिकल्पित निगमन सिद्धांत यानी कि हाइपोथेटिकल डिडक्टिव थ्योरी। और तीसरा है आवश्यक अवकलन सिद्धांत यानी कि नीड रिडक्शन थ्योरी। फिर उसके बाद है जैविकीय आवश्यकता का सिद्धांत, ठीक है। फिर उसके बाद है सबलीकरण का सिद्धांत, चालक न्यूनता का सिद्धांत, ठीक है। इन नामों से यह सिद्धांत जाना जाता है। फिर उसके बाद क्या लिखा है, यथार्थ अधिगम का सिद्धांत, ठीक, आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत, प्रबलन प्रोत्साहन का सिद्धांत, प्रबलन प्रोत्साहन का सिद्धांत, आवश्यकता निष्कर्ष का सिद्धांत, ठीक है, आवश्यकता ह्रास का सिद्धांत, आमोद प्रणोद न्यूनता का सिद्धांत। फिर उसके बाद SOR लर्निंग थ्योरी, इनके सिद्धांत को SOR लर्निंग थ्योरी भी कहते हैं। परिष्कार का सिद्धांत और निगमन का सिद्धांत और इसी तरीके से प्रेरणा प्रबलन ह्रास सिद्धांत, ठीक है ना। अब इन नामों से हमारा पुनर्बलन का सिद्धांत यानी कि रीइंफोर्समेंट थ्योरी जो थी ना हल की, वो जानी जाती है। ये क्या है, उपनाम है इस थ्योरी के, इस सिद्धांत के, ठीक है ना।
फिर इसके बाद क्या लिखा हुआ है, इस सिद्धांत के आधार पर ही विभिन्न कक्षाओं के पाठ्यक्रम की विषय वस्तु का निर्माण किया गया। जो अलग अलग कक्षाएं होती हैं उसके पाठ्यक्रम के लिए विषय वस्तु का निर्माण किया गया इस सिद्धांत के आधार पर। ठीक, यह सिद्धांत प्रोत्साहन पर बल देता है। ये सिद्धांत जो होता है प्रोत्साहन पर बल देता है कि बच्चों को हम लोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है ना। यह चालक के महत्व को स्पष्ट करता है। जो ये सिद्धांत है, जो हमारा चालक है उसके महत्व को स्पष्ट करता है। ठीक है। सकारात्मक पुनर्बलन पर बल देता है। ये सकारात्मक पुनर्बलन पर बल देता है, यानी कि ऐसा पुनर्बलन जिसमें कार्य पूरा हो रहा हो। ठीक है ना, कार्य पूरा ही हो, इस पुनर्बलन पर बल देता है। यह सिद्धांत आवश्यकता के महत्व को स्पष्ट करता है। जो हमारी आवश्यकताएं हैं, क्या आवश्यकताएं हैं, उसका महत्व क्या है, उसको ये सिद्धांत जो है हमारा स्पष्ट करता है। बालक को सीखने की अभिप्रेरणा देता है। जो हमारा ये सिद्धांत है बालक को सीखने की अभिप्रेरणा देता है। यह सिद्धांत उच्च स्तर के लिए अधिक उपयोगी है। ये जो सिद्धांत है ये उच्च स्तर के लिए अधिक उपयोगी है। यह सिद्धांत वास्तविक जीवन से जोड़ने पर बल देता है। जो ये सिद्धांत है हम लोग को वास्तविक जीवन, जो रियल में जो लाइफ है उससे जोड़ने में मदद करता है। अभ्यास पर बल, कृत्रिम प्रोत्साहन व पुरस्कार के प्रयोग पर बल देता है। फिर उसके बाद विशेष पॉइंट क्या लिखा है, जो पाठ्यक्रम की विषय वस्तु का निर्माण है हल्के सिद्धांत के आधार पर किया जाता है, जबकि पाठ्यक्रम का निर्माण थ्योरी, कौन सी, गेस्टाल्ट थ्योरी के आधार पर की गई। तो इसका जो पाठ्यक्रम की विषय वस्तु है उसका आधार किसके आधार पर बनाया गया, सिद्धांत के द्वारा। और जो ये सिद्धांत है ये किस पर आधारित है, ये सिद्धांत गेस्टाल्ट थ्योरी पर आधारित है। ठीक है ना। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने हल के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और पुनर्बलन का सिद्धांत क्या होता है वो समझा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट और नेक्स्ट प्रिंसिपल के साथ। तब तक के लिए बाय।